चलिए जी, तो आज हम लोग चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी के मुताबिक, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस, ध्यान से देखेंगे इस पूरे चैप्टर को। रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले समझ लिया जाए। आपको सबसे पहले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लगभग 8 ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आपको मिलेगा, जो अभी नया जो पैटर्न है जिसमें करीब करीब 60 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने हैं। तो उसमें से करीब करीब 8, मतलब 5 से 8 के बीच में इसमें ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे इस एक्सरसाइज से। तो 8 टाइप हैं, मैं 8 टाइप डिस्कस करूँगा। वो सब डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं, मैं उसको बता दूंगा। उसके बाद ये 8 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं उसका डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और दूसरी चीज़, आप लोग इसको देखने के बाद क्वेश्चन बैंक में जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड, चैप्टर 1 से, उस सबको बनाइएगा। और कहीं परेशानी हो तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में, जहाँ भी हो, टेलीग्राम ग्रुप में उसको भेजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मुझे कुछ लिंकिंग करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग 11th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, और चूँकि 11th क्लास में चैप्टर 2 जो था वहाँ पे था रिलेशन फंक्शन, तो वो अगर पढ़े होंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से जोड़ते हुए और एक क्रम विकसित किया जाए, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए आराम से। ठीक है, बहुत ही एक आसान सब भाषा में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, एक है कोई 1 2, ठीक है, और एक है b = मान के चलिए 3 4 5। ठीक है, तो आपको 2 सेट दिए गए हैं, एक a है और एक b है। सेट तो आप समझ रहे होंगे, 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था सेट के बारे में। सेट भी पता है, सेट क्या है, कुछ है नहीं, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है एक ऑब्जेक्ट्स का, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट कहते हैं। तो 2 सेट आपको दिया गया है, और उन दोनों सेट का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है a क्रॉस b। ध्यान से सुनेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्तीय गुणन हिंदी में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों सेट का हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, और दोनों सेट का गुना कैसे किया जाता है यहाँ पर? तो कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो एक सेट के रूप में दिखाया जाता है, और जिसके सारे एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। ठीक है, स्पष्ट लिखा गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स a एंड b इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। और उस ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? जैसे आप x और y लिखते हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, मतलब 2 को एक साथ लेने की जो व्यवस्था है। तो उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, और सेकेंड वाला जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड सेट का होगा। जैसे यहाँ पर कितने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो ऐसे करेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इसके सारे एलिमेंट के साथ उसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। जैसे 1 से 3 तो एक बनेगा 1 3, एक 1 से 4 लेंगे तो 1 4 बनेगा, फिर 1 5 होगा, फिर अगर 1 से हो गया सब, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 2 4 और 2 5। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप यहाँ जो जो एलिमेंट दिए गए हैं ए और बी में, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट्स एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हिंदी में क्रमित युग्म के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। जैसे अगर 1 और 2 लिखा गया है तो 1 और 2 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2, और ये पॉइंट होगा ये। और अगर मैं 2 1 कर दूं तो 2 1 का मतलब एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 1, यानी ये पॉइंट दूसरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी ये आपस में बराबर नहीं होते, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। ये जोड़ा जो है ना वो क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को अवे नहीं करता है। ये सब बातें समझ रहे होंगे आप, तो ध्यान से सुनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, फिर से एक बार सुन लिया जाए। सबसे पहले सेट आप समझे। सेट का मतलब कहा गया कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग सेट कहते हैं। उन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहा गया कि वो एक प्रकार का सेट है जिसके सारे एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, और उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट को इंडिकेट करता है, दिखाता है। ठीक है। अच्छा, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जब पढ़ लेंगे तो इसी चीज को हम लोग सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं, एक सिंबॉलिकली। ये तो एग्जांपल्स के रूप में देखें। अगर मैं सिंबॉलिकली की बात करूं तो कहता है कि A क्रॉस B क्या है, एक ऐसा सेट है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, सच डैट, ठीक है, A जो है वो फर्स्ट सेट का होगा सदस्य, एंड बी जो है सेकेंड एलिमेंट जो होगा इसका ऑर्डर पेयर का, वो होगा सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का सदस्य। तो हम उसे क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में जानेंगे। मतलब इसी चीज को एक सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। आपको पता है कि सेट को 2 प्रकार से दिखाते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है कि नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म कहिए या टेबुलर फॉर्म कहिए, जो कहिए, उस रूप में दिखाया गया है। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, एक सेट देखा, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है इसको हम लोग देखे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबॉलिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखा गया। इसको क्या हम लोग कहते हैं, इसको बताया गया कि इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के नाम से, इसको, इस चीज को ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में मैंने अभी बताया क्रमित युग्म। ठीक है। ध्यान से सारे वर्ड को ध्यान से सुनेंगे। क्रमित युग्म, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। इसके बाद इसी से एक दूसरा चीज समझना है आपको कि आप देखो यहां पे सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3। तो जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी इसके नंबर और इसके नंबर को हम लोग अगर गुना कर दें तो इसका टोटल नंबर निकल जाएगा। यानी अगर हम इस चीज को दूसरे लहजे में कहना चाहें तो जरा समझिएगा, और वीडियो देखिए तो उसको नोट भी कर लीजिए। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है उस चीज़ का तो आप जरूर नोट कर ले। पीडीएफ है तो टेलीग्राम ग्रुप से तो उसको जरूर लिख लीजिए, नहीं तो फिर कम से कम नोट कर लीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, अगर नंबर ऑफ, ऐसे कर देते हैं, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, मान के चलिए कुछ दिया होगा, सपोज कीजिए कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, हियर कर देते हैं कि यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, फिर मैं आपका फॉर्मूला बना दूंगा। यहाँ नंबर ऑफ ए क्या है, 2, नंबर ऑफ बी क्या है, 3। तो देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, दोनों का गुना कर देंगे, 2 गुना 3 यानी कि 6। देख लीजिए 6 है कि नहीं है। यानी ये आपको याद रखना है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का संख्या पूछे तो आप दोनों सेट के नंबर्स को गुना कर दे, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बात और, इससे हम पढ़ते क्या है, ए क्रॉस बी को पढ़ते क्या है, जरा इसको भी समझ लिया जाए।
ये याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। जहाँ जहाँ जो आ रहा है मैं उसको बोलते जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है ए क्रॉस बी ही पूछ दे आपसे, 2 सेट दे दे, बोलेगा ए क्रॉस बी बताइए। ऐसा बोल दे कि ए में इतने एलिमेंट है, बी में इतने एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप बताना होगा। ए क्रॉस बी जो है ना, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, तो कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इट इज़ डिनोटेड बाई, ऐसे समझ लिया जाए, इट इज़ डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी एंड इट इज़ रीड एज ए क्रॉस बी। या तो ऐसे पढ़े, या एक और दिया गया है, या प्रोडक्ट सेट ऑफ कर दीजिएगा, प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी। जो आपका सेट ए और बी था उन दोनों का ये प्रोडक्ट है, ऐसा कहिए, या ए क्रॉस बी कहिए, ठीक है। तो ये आपका था सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम लोग रिलेशन को समझ पाएंगे, तो हम इसे हटा दें। अब थोड़ा हम समझेंगे रिलेशन। जो हमारा टॉपिक है वहाँ तक पहुँचने के थोड़ा सा पीछे का लिंकिंग चाहिए। रिलेशन भी आपको 11th क्लास में ही पढ़ना था, ठीक है। लेकिन अगर 11th क्लास में रिलेशन नहीं पढ़े तो आज आप यहाँ देख लें। आज रिलेशन जब तक नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिलेशन के टाइप्स जो 12th क्लास में पढ़ना है उसको आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो समझिए, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, चलिए जी। तो हम लोग अगला एक टॉपिक लिखने वाले हैं, रिलेशन। उसको देखिए, हम इसमें मिटा नहीं रहे क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो रिलेशन, आपको पता है कि हर कोई भी व्यक्ति लीजिए, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति, मान लीजिए वो दो लड़के हैं, हो सकता है वो एक दूसरे के भाई हों, या कुछ और चाचा हों, बाप बेटा हो, कुछ भी हो सकता है, कोई एक रिलेशन जरूर होगा। तो दो व्यक्तियों के बीच में कोई ना कोई एक संबंध होता है। तो वही संबंध आज हम लोग सेट के आधार पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहता है कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन को लिखता है बड़ा कैपिटल आर से। तो लिखा है कि अ रिलेशन, नोट करते रहेंगे, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन इम्पटी, आप समझ रहे होंगे। इम्पटी मतलब होता है खाली, नन मतलब खाली नहीं, यानी कि इसको हम हिंदी में अरिक्त बोलते हैं। रिक्त आप पढ़ते थे ना, फिल इन द ब्लैक्स में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त मतलब खाली, और नन मतलब लगा दिया, मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो। फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट, कैपिटल ए, ठीक है, सेट को हमेशा कैपिटल ए से, टू अनदर सेट, अनदर नॉन इम्पटी सेट कर दीजिएगा, वो भी कोई भी खाली नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। अनदर नॉन इम्पटी सेट, ठीक है। बी इज कॉल्ड, इज सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान से समझिएगा। और चूंकि ए क्रॉस बी आपने अभी पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहां वही कहता है कि कोई भी संबंध, और रिलेशन मतलब एक संबंध जो है आर, संबंध को आर से डिनोट किया जाता है, ध्यान से समझेंगे। कोई भी संबंध आर क्या है, तो इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन कुछ है नहीं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप निकाल रहे थे उसी का एक सबसेट है। सबसेट आप पढ़े होंगे, सबसेट को मान लीजिए कोई एक सेट है, तो ऐसे आप दिखाते थे ए सबसेट बी। अब ए सबसेट बी इसी को हम बोलते थे। ए सबसेट बी का मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें शामिल होंगे, और हो सकता है कि इसका एलिमेंट या तो इसके बराबर होगा, या मतलब बराबर मतलब इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट से मान लीजिए सपोज किया जाए 1 2, और एक आ गया 1 2 3, ठीक है। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगा सबको। रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब सबसेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ए सबसेट बी अगर है, तो इसका मतलब एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करो। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3, देखो ये सेट भी इसका सबसेट है,
और ये सेट भी इसका सबसेट है। अब इन दोनों का अर्थ समझ लिया जाए। यहां पे जो आप देख रहे हो, ये जो साइन आपको दिया गया है, इसमें नीचे बराबर का भी साइन है और ये भी साइन है। जैसे आप इसको क्या बोलते हो, इक्वल और लेस देन, मतलब या तो बराबर होगा या छोटा होगा, ठीक है। वैसे यहां पर भी है, या तो बराबर भी हो सकता है या ये हमेशा उससे छोटा होगा। यानी वही बात यहां पर है कि ए के जितने सारे एलिमेंट हैं, या तो वो मतलब ए में जितने सारे एलिमेंट हैं वो सब बी में होंगे, ये फिक्स है। लेकिन बी के सारे एलिमेंट जो है या तो वो ए वाले के बराबर होगा या उससे कुछ ज्यादा होगा। जैसे यहां पर जो केस देख रहे हैं आप, बराबर है, बराबर का साइन भी है तो बराबर भी हो सकता है, और नहीं तो ये हमेशा उससे एक कम होगा, कुछ कम होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस सेट को इसका सबसेट बोलेंगे। तो यहां पर यही कह रहा है, जैसे आप यहां देख रहे हो, ये सेट इसके ही एक या दो या सारे एलिमेंट को लेकर के बनाया गया एक सेट है। ये सेट में इसके सारे एलिमेंट हैं या कुछ एलिमेंट है। जैसे इस केस में सब एलिमेंट है और इस केस में उसके दो ही एलिमेंट लिए गए हैं। तो वैसे ही जो रिलेशन है वो कहता है कि सबसेट है ए क्रॉस बी का। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो आप निकालते हो उसी में से कुछ या सब, सबसेट का मतलब या तो उसमें से कुछ एलिमेंट को लेकर या सब एलिमेंट को लेकर के बनाया गया एक सेट ही सबसेट कहलाता है। तो रिलेशन भी एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो कहे। अब हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा लिख करके कैसे देखेंगे उसको हम समझेंगे। इसी को हम लोग दूसरे तरीके में, दूसरे लहजे में, दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे, तो स्पष्ट लिखा है कि दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, ऐसे कर दे आप, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में रिलेशन कुछ नहीं है, लिखा स्पष्ट है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट एक रिलेशन है, इज अ रिलेशन, एक रिलेशन कहलाता है। किसका ऐसा रिलेशन? तो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, वो ए से बी में संबंध को बतलाएगा। कौन? तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, एनी सबसेट, कोई भी सबसेट आप अगर ले ले, मतलब उसमें से कोई भी सबसेट, ठीक है, कोई भी सबसेट आप बनाओगे तो वो सब जो है कि नहीं एक रिलेशन बतलाएगा, एक संबंध बतलाएगा। और वो संबंध कैसा होगा? तो पहले ए है बाद में बी है, यानी ए से बी में क्या संबंध है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इस चीज को हम लोग कैसे उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, फिर इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद रिलेशन के बाद ही हमारा 12th क्लास का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है हम लोगों को पढ़ना। बहुत सारी चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। फिर रिलेशन का एक स्पेशल टाइप फंक्शन होता है, फिर फंक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद कंपोजिट फंक्शन उसी में से आपको पढ़ना है, फिर बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग बारी बारी सबको देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसी चीज को अगर हम कहें सिंबॉलिकली दिखाने के लिए, तो कहता है सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप में कहता है कि रिलेशन कुछ नहीं है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज इम्प्लाइड दैट, इफ एंड ओनली इफ लिख देता है, यदि और केवल तभी होगा जब आर क्या होना चाहिए, एक सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। और सबसेट होना चाहिए क्रॉस बी का, इसका मतलब क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया कि जो सबसेट होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है, तो वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया कि वो एक प्रकार का सेट होता है उन सारे एलिमेंट्स के जो एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिखाया जाता है, और उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का मेंबर होगा एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का मेंबर होगा, ठीक है। तो उसी चीज को सांकेतिक रूप में दिखाया जा सकता है कि रिलेशन दो सेट के बीच के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, उसके सारे एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के मेंबर और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट के मेंबर होते हैं। ये पूरी तरह से एक सांकेतिक रूप है, ठीक है।
और इसी चीज़ को आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2-3 चीज़ें और हैं, हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहता है कि इट इज डिनोटेड बाय, कैसे हम लोग इसको दिखाएंगे रिलेशन को, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे कहिए या ऐसे सीधे सीधे लिख दिया जाए कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आर एक संबंध है जो ए से बी में दिखाया जाता है, और या तो ऐसे दिखाएं, एक चीज़ और कर देते हैं, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड, इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई ए आर बी। ए आर बी का मतलब ए और बी के बीच के संबंध को, रिलेशन को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बताता है, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, एंड इट इज रीड एज, ठीक है, एंड इट इज रीड एज, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इस चीज को पढ़ना होगा अगर, तो हम पढ़ेंगे अलग अलग कर दे क्या, 1 मिनट ऐसे कर देते हैं। अगर इस चीज को पढ़ना होगा तो हम लोग लिखेंगे इट इज रीड एज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक ऐसा संबंध है जो ए से बी में या ए से बी के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। एक और चीज लिखा है इसी में पैराग्राफ चेंज करके कि मान के चलिए इफ ए और बी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट्स है वो इसका एक सदस्य है, ठीक है, मतलब उसका एक मेंबर है, उस रिलेशन का एक मेंबर है, तो हम क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन में कहेंगे वी से दैट ए इज रिलेटेड टू, ए क्या है, बी से रिलेशन है, कुछ रिलेशन है, हो सकता है ये इसका भाई हो, इसका कुछ भी, इसके बीच का कुछ रिलेशन होगा जरूर। ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन, जो रिलेशन होगा उसको लिखना पड़ेगा, अंडर द रिलेशन आर, आर रिलेशन के तहत ए बी से संबंधित है, ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और लिखा कि इट इज इस चीज को कैसे दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए आर टू, ठीक है, ए आर बी, ए और बीच का एक रिलेशन है, वो रिलेशन आर बतलाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा विच इज रीड एज ए इज आर रिलेटेड टू बी, इसको पढ़ेंगे विच इज रीड एज, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज आर रिलेटेड, ए इज आर रिलेटेड का मतलब ए आर संबंध के तहत उससे संबंधित है, ए इज आर रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब देखिए बड़ा वाला जो ए और बी दिख रहा है ये सेट से सेट बताता है, ए सेट बी से संबंधित है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे उसका एक एलिमेंट लिया गया और उस एलिमेंट के मेंबर्स को कैसे बताएंगे, तो कहेंगे कि ये मेंबर इस मेंबर से इस रिलेशन के तहत संबंधित है, उसी चीज को हम ऐसे दिखाएं और ये पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये जो है वो आपका रिलेशन से संबंधित सारे जानकारी थे। एक कुछ बातें और है, अगर रिलेशन से संबंधित नहीं हो तो हम उसको नॉट रिलेटेड बोलेंगे, अगर यही रिलेशन नहीं होगा तो नॉट आर रिलेटेड टू बी बोलेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। इसी रिलेशन में आपको 3 चीजें पढ़नी है, एक है आपका डोमेन, एक है रेंज और एक है कोडोमेन। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, इसको हम लोग प्रांत, परिसर और सह प्रांत के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग आज टाइप्स ऑफ रिलेशन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए, तो 3 जो नाम बताया गया वो फंक्शन में भी होते हैं, रिलेशन के भी होते हैं।
चूंकि मैंने कहा है फंक्शन भी एक रिलेशन का स्पेशल टाइप है, तो पहले रिलेशन में समझ लिया जाए कि क्या है कैसे है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक आपको ना एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल में ही आपको कौन क्या है इसको हम समझा देंगे। मान लिया जाए कि अभी भी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, लेट मान के चले कोई एग्जाम्पल में आपको एक सेट दिया गया है 1 2 एंड बी कोई सेट दिया गया है 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के बीच एक रिलेशन है, ये भी दिया गया कि लेट ए आर टू बी, ए और बी जो ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है वो रिलेशन में संबंधित है। और कौन सा रिलेशन, तो लिखता है कि मान के चलिए कि वो एक रिलेशन है कि ए जो है ना वो बी को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है। सपोज किया जाए कोई एक रिलेशन दिया होगा, उससे आपको परेशान भी होने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल एक बात लिख देते हैं ऐसे कि सपोज कीजिए इसके बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन जो है नहीं पता है कि ऑर्डर पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर से ही रिलेशन हम निकालते हैं, तो पहले हम लोग ऑर्डर पेयर ही बना लेते हैं जरा। देन मान के चलिए यहाँ पे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है ए क्रॉस बी, कितने बनेंगे, मैंने कहा था 1 3 है ना। फिर इसी में मान लीजिए क्या होगा 1 4 1 5, फिर क्या होगा 2 3 2 4 और 2 5। ये आपके सपोज किया जाए कि कुछ रिलेशन बने हैं। ठीक है, अब उस रिलेशन के ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है, यहीं से अब कुछ रिलेशन दिया होगा। अब वो रिलेशन ये हो सकता है, मान के चलिए कि आपको दे दिया गया लेट कोई रिलेशन है ए इज रिलेटेड टू बी, और वो रिलेशन क्या है, कोई संबंध ले जाए, कुछ भी आप अपने से मान ले जाए कि कुछ ऐसा रिलेशन है कि ए इज लेस देन, सपोज किया जाए ए इज क्या लिखा जाए लेस देन बी, लेस देन ए इज लेस देन क्या लिखा जाए, ए इज लेस देन 4 कर दिया जाए, इज लेस देन, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कुछ संबंध ऐसा लिया जाए जो कुछ कॉमन मिल जाए। ए इज लेस देन 2 बाई बी, ऐसा कर देते हैं। ए जो है ना वो बी से 2 छोटा है, मतलब आप समझिएगा जरा, ए और बी ये ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को दिखा जाता है, उनके बीच में एक ऐसा संबंध है कि ए बी से 2 छोटा होना चाहिए। अब इस रिलेशन के तहत इसमें से कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, यानी यहां पर जो रिलेशन होगा, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होगा, तो आपको पता है कि वो रिलेशन ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। सबसेट है मतलब या तो सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं या इनमें से कुछ एलिमेंट को लेते हैं हम लोग। तो अब इसके इस रिलेशन के तहत कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो यहाँ रिलेशन क्या होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से 2 छोटा होना चाहिए। कौन कौन होगा, तो अब इसमें 1 3 हो जाएगा कि नहीं होगा, 1 3 हो जाएगा क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से 2 छोटा है। ये नहीं होगा क्योंकि ये 3 छोटा है, ये 4 छोटा है, ठीक है, ये 1 छोटा है, ये भी नहीं होगा, ये 2 छोटा है, ये हो जाएगा, यानी 2 4। ये भी नहीं हो क्योंकि 3 छोटा हो गया। यानी इस रिलेशन के तहत इन दोनों के बीच जो संबंध है, बहुत सारे संबंध थे, बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट थे, उसमें से कुछ संबंध जो आपको दिया गया उसके तहत कुछ एलिमेंट्स ही थे, वही उसका रिलेशन कहलाएगा। अब बताइए रिलेशन एक सबसेट है कि नहीं है, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं, यानी उसी का ये छोटा रूप है। या हो सकता है मैंने कहा कि ये सबसेट है, सबसेट का मतलब या तो उसके कुछ एलिमेंट को लेकर बनाया जाएगा या सारे एलिमेंट को भी लिया जा सकता है, लेकिन जो संबंध दिया गया है उस संबंध के तहत अभी फिलहाल यही 2 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। ये तो हो गए। अब इसके बाद आपको यहां कहता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपका डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। ये हम लोग बारी बारी से इसी एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या क्या है। लिखे हैं सबसे पहले हियर डोमेन। डोमेन को हिंदी में हम लोग प्रांत बोलते हैं, ठीक है। डोमेन को क्या बोलते हैं, प्रांत। डोमेन ऑफ आर क्या है आपको बताना है। तो डोमेन ऑफ आर का मतलब होता है
कि जो रिलेशन दिया गया है उसके जितने सारे फर्स्ट एलिमेंट हैं, गौर से, जो आप जैसे आप कोई भी ऑर्डर पेयर लिखते हो तो उसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है, फर्स्ट वाला एक्स बाद वाला वाई होता है ना, आपको पता है ना, ऑर्डर पेयर में 10th 9th पढ़े होंगे आप लोग। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो एक्स के जगह पे है उनका सेट ही डोमेन कहलाता है। यहां पे कौन कौन है, 1 है और 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन। ध्यान से, डोमेन एक ऐसा सेट है जो दिए गए रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के बनाया जाता है। मतलब इसमें जितने सारे ऑर्डर पेयर हैं उन सब के फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के जो सेट बनेगा उसी को डोमेन बोलेंगे। डोमेन मतलब एक्स वाला, इतना समझ लो धीरे से। इसके बाद आता है रेंज। रेंज में क्या होगा, रेंज ऑफ आर। रेंज को हिंदी में हम बोलते हैं परिसर। अब परिसर कैसे निकालेंगे आर का, तो परिसर भी कहता है, परिसर एक ऐसा सेट है, जैसे इसमें एक्स वाला लिए थे फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के बनाया गया था, ऐसे ही ये दिए गए रिलेशन के जितने सारे सेकेंड एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उनको लेकर के जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे रेंज। यानी y वाला जो वैल्यू है वो रेंज कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, x जितने हैं वो सब का सेट डोमेन, y जितने हैं उन सब का सेट रेंज। कोई दिक्कत, कोई कष्ट परेशानी यहां तक नहीं है। इसके बाद एक और नया चीज है जिसको हम बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन, ये देखिए ये सब 11th में है, 12th में नहीं है, लेकिन वहां से ही ये सब रिलेटेड है, तो बेसिक्स सबसे पहले समझना जरूरी है, तो मैं उससे स्टार्ट किया है। ठीक है, कोडोमेन ऑफ आर, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सहप्रांत। अब सहप्रांत का मतलब क्या होता है, आपको सीधा सीधा जो दो सेट के बीच में आप रिलेशन दिखा रहे हो, उस सेकेंड वाला जो सेट है उसी को हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो रिलेशन दिया है उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट का सेट रेंज, और सेकेंड वाला जो सेट होता है, इसके एलिमेंट वाले में नहीं कह रहा हूं मैं, सेकेंड जो सेट जिसके बीच में आप रिलेशन दिखा रहे हो ए और बी के बीच में, तो बाद वाला जो सेट है बी, उसको ही हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं। उसके कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, 3, 4 और 5। बात समझिएगा, यहां इसके अंदर से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दो सेट आप लिए हो उसमें सेकेंड वाला सेट जो है वही कोडोमेन के नाम से जाना जाता है। हो सकता है जैसे अभी आप देखो यहां पर रेंज में 3 और 4 है, जबकि डोमेन में कोडोमेन क्या है 3, 4, 5 भी आ गया है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए। जैसे यहीं पर मान लो ये रिलेशन ना देकर कोई दूसरा रिलेशन दे देता, केवल लेस देन कर देता, तो ये सारे एलिमेंट आते, और सारे एलिमेंट आते तो उसमें क्या होता कि रेंज में 3, 4 और 5 भी आ जाता। तो उस कंडीशन में रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो सकते हैं। खैर यहां से एक सबसे जो इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैं वो इसीलिए कहना चाह रहा था, अर्थात की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात क्या है, रेंज जो होता है ना किसी भी सेट का, वो एक सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। इसीलिए मैं ये बात समझा रहा हूं आपको। देख लीजिए, रेंज जो है ना वो कोडोमेन, चूंकि रेंज सेकेंड वाला एलिमेंट को लेके बनाते हैं, और सेकेंड वाला एलिमेंट किसका होता है, बी का होता है, और बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन में होते हैं, तो जो रेंज में एलिमेंट है वो तो कोडोमेन वाले ही तो हैं। हाँ, हो सकता है कि या तो सब इसमें आ जाए या उसमें से कुछ इसमें आएगा। तो जब भी कुछ या सब आने की संभावनाएं होती हैं उसी को हम लोग सबसेट बोलते हैं। यानी याद रखिएगा, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, यानी कि रेंज में कोडोमेन के कुछ या सब एलिमेंट को लेकर के बनाया गया एक सेट होता है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आप आराम से रिलेशंस भी समझ गए, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई रिलेशन दिया रहेगा तो उसमें से कैसे कुछ एलिमेंट को लेकर के सेट बनाएंगे, रिलेशन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होती है, ये सब कुछ आप जब समझ गए तब अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रिलेशन। ये आपको देगा एग्जाम में, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए कहेगा, तो कैसे हम लोग बनाएंगे इस चीज को आपको समझना है। इसमें हम लोग हटा दें, चलिए
कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर भी पूछ सकता है, जैसे मैंने बताया था नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, वो तो आपको याद ही हो गया, समझ में आ गया, पहले जो बताया गया था। अब अगर मान लीजिए कोई रिलेशन दिया गया है, ठीक है, और वहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ दिया या कुछ और रिलेशन नंबर के लिए पूछ दिया गया, तो कैसे होगा? तो रिलेशन के लिए भी वही फॉर्मूला यूज किया जाता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये याद हो गया है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? जो दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उन दोनों के नंबर्स को हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये निकल जाए ना, तो उस कंडीशन में ध्यान से समझिएगा, एक तो ये याद रखिएगा, दूसरा आप 11th क्लास में ये पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसको समझ लीजिए, फिर आप जो है ना उसको समझ लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं उसकी अगर संख्या निकालनी हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो उसका ये तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी दिया, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, सबसेट्स, तो उसके लिए सीधे वो कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए कि इसके कितने नंबर हैं, उसको आप गुना कर दीजिए, यानी ऊपर में नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये पावर में चला जाएगा, ठीक है, यानी इसका जितना भी मान आए ना वही यहाँ पर पावर हो जाता है, उतने सबसेट होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ इसी चीज को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पता होगा सबसेट कैसे बनाते हैं, मान लो कोई सेट दिया है 1 2 और 3, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? मान लीजिए इसका सबसेट है कोई बी, तो क्या क्या हो सकता है? सबसेट में आपको बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, ध्यान से देखिए, इसके सबसेट क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, 1 2 हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, फिर उसके बाद 1 2 और 3 भी हो सकता है। इसमें कितने एलिमेंट थे? 1 2 3, 3 है ना, जितने एलिमेंट हो ना 2 का पावर उतना कर दीजिए, उतने ही सबसेट बनते हैं। तो देखिए 8 होगा ना इसका मान, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, कोई सेट दिया है तो उसके कितने सबसेट होंगे उसकी संख्या निकालने के लिए 2 के पावर उसका नंबर कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का सेट होता है और उसके कितने सबसेट होंगे उसकी संख्या निकालनी है, तो 2 के पावर में उसका नंबर करेंगे ना हम लोग, जैसे यहाँ 2 के पावर 3 किए ना नंबर, तो वैसे यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी से निकलेगा। और ए क्रॉस बी का नंबर कैसे निकलता है? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए अभी जो ऊपर में एग्जांपल दिया गया है उसके लिए बताइए कितने सबसेट की संख्या होगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 के पावर नंबर ए क्रॉस बी करोगे, तो नंबर ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ बी 3 है, तो यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ ए है 2, नंबर ऑफ बी है 3, तो 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? दोनों का गुना, यानी 2 गुना 3 यानी कि 6 होगा। यानी अब अगर पूछा जाए कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट की संख्या कितनी होगी, तो 2 के पावर क्या करना होगा? 6 करना होगा, और 2 के पावर 6 कितना होता है? 64, यानी इसके 64 सबसेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात, अब आप समझना यहाँ पे है, तो इसी तरीके से यानी कि 64 सबसेट यानी 64 रिलेशंस भी बन सकते हैं। जितने सबसेट होते हैं उतने ही वहां पर रिलेशंस भी डेवलप्ड किए जा सकते हैं। तो नीचे में याद रखेंगे इसी चीज से कि नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने हो सकते हैं संबंध ए और बी के बीच में? तो सीधे यही जो आप मान निकाल रहे हैं 2 के पावर सबसेट की संख्या, क्योंकि रिलेशन एक प्रकार का सबसेट है, तो जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। मैंने कहा ना रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनेंगे, ठीक है। वो सारे सबसेट ही रिलेशन है, ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाले गए हैं। तो इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूले आप याद रखें। चलिए अब चलते हैं हम लोग रिलेशन के टाइप्स, जो हमारा 12th क्लास में है उससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशन के टाइप को देखने के बाद हम लोग आगे जाएंगे
फंक्शन में, फिर उसको भी देखेंगे। चलिए अभी जो हमारा 12th क्लास में है उसको जरा समझा जाए। तो इसे हटा दें, हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें 2 पार्ट है ना, रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन समझ गए, रिलेशन के टाइप्स देख लिया जाए, तब जब सब देख लेंगे तब फंक्शन के ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, कितना टाइम हुआ होगा? टाइप्स ऑफ 25, वो कट भी गया था ना। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। अब देखिए बहुत सारे संबंध हैं, उसमें से कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं बारी बारी से, पहला जो इसमें दिया है वो दिया है इम्पटी रिलेशन। पहला जो है वो है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन मतलब रिक्त संबंध। रिक्त संबंध मतलब एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें एक भी एलिमेंट होंगे ही नहीं। ठीक है, वो तो नाम से ही स्पष्ट है, इम्पटी रिलेशन। लिख दिया है, डेफिनेशन देख लिया जाए कि रिलेशन, ठीक है, आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड empty relation if no element of A is related to any element of A, अर्थात R इज इक्वल टू फाई प्रॉपर सबसेट या सबसेट जो भी कहिए, प्रॉपर सबसेट A क्रॉस A। बड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा। इम्पटी रिलेशन में आपको इतना जो लिखा गया है उसको स्पष्टतः यही समझाना चाह रहा है कि कोई भी रिलेशन R किसी सेट ए में बात की जा रही है, कोई एक सेट है उसी में रिलेशन दिखा रहा है, उसको हम लोग इम्पटी रिलेशन तभी कहेंगे। कोई भी संबंध रिक्त संबंध तब कहलाता है जब कोई भी एलिमेंट ए का किसी दूसरे एलिमेंट ए के ही दूसरे एलिमेंट से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, यानी अगर जैसे मान लिया जाए कि जो 2 सेट दिए गए हैं उसमें कोई संबंध नहीं हो, तो हम कहेंगे कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। आर तो एक सेट है, और जब उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो हम उसको नल सेट बोलते हैं। और नल सेट को या जीरो सेट को हम लोग ऐसे, नल सेट को जो है ना, या वाइड सेट या एम्प्टी सेट को हम लोग फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो उसी रिलेशन को जिसमें कोई रिलेशन फिट नहीं बैठता हो, हम उसको इम्पटी रिलेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं हम लोग कि इम्पटी रिलेशन का जैसे मान लिया जाए कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं थोड़ा। मान ले कि आपको कोई दिया है, एक सेट दिया है ए जिसमें है 1 और 3, और एक मान लीजिए सेट दिया है आपको बी 3,5 सपोज किया जाए। ठीक है, और यहीं पर एक रिलेशन आपको बता रहा है कि रिलेशन इस प्रकार से है कि उसका ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, तो आपको पता ही है कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकेंड एलिमेंट बी से संबंधित होता है। और रिलेशन क्या है कि ए प्लस बी, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करने पर, ठीक है, इज वो एक ऑड नंबर आ रहा हो। अब बताइए इस रिलेशन के तहत जब आप यहाँ बनाओगे तो इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट जोड़ो, 1 और 3 4 होगा, वो तो इवन होगा। 1 और 5 6 वो भी इवन, 3 और 3 6 वो भी इवन, 3 5 8 वो भी इवन। मतलब ए और बी जैसे जितने सारे बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी में से रिलेशन आपको निकालना ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर, एक बनेगा 1 3, एक बनेगा 1 5, एक बनेगा 3 3, एक बनेगा 3 5। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आपको बनाना है रिलेशन, और रिलेशन दिया है कि रिलेशन में क्या होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के नंबर्स को जोड़ें तो वो ऑड हो। और यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है ऑर्डर पेयर का जिसको मैं ऐड करें तो ऑड नंबर आ जाए। ये भी इवन है, ये भी इवन देखो 3 1 4, 5 1 6, 3 3 6, 5 3 8, सब तो इवन आ रहा है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे, यानी कि ये हो गया नल सेट। और ऐसे सेट को हम बोलेंगे इम्पटी रिलेशन। बात समझ रही है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट मैच ना करता हो किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ।
तो हम लोग उसको इम्पेटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब कहते हैं दूसरा एक लेते हैं हम लोग, दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अगला जो रिलेशन का टाइप है वो है जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, इसमें कोई संबंध नहीं होता, उसमें सबसे संबंध होता है। सेकंड जो है वो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये लिखा है कि अ रिलेशन R is in a set A is called, पूरा रहा है ना, is called universal relation if अच्छा हिंदी चेंज नहीं किए हैं। अच्छा भाई, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे, जो सब जगह पूरे यूनिवर्स में इसको हम लोग फॉलो करें। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज related to every element of A। मतलब किसी भी अगर दो सेट के बीच में कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें एक एलिमेंट का जो रिलेशन है उस दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट से हो, यानी पूरे यूनिवर्स में वो रिलेशन व्याप्त हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाया जाएगा और फिर उसको हम समझाएंगे। ये तो हो गया। अब यहाँ पे लिखता है एक सांकेतिक रूप में कहिए चाहे अर्थात करके लिख दिया कि अर्थात यहाँ पर जैसे वहां पर हम लोग क्या देखा था, फाई दिखाया गया था, यहाँ पे क्या होगा, आर जो है वो ए क्रॉस ए होता है, मतलब अपने ही सेट एक ले लेते हैं और उसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, यानी और वो होता क्या है, जैसे वहां पे पता है कि इम्प्लीसिट सेट में कि वो एक नल सेट होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन में वो ए क्रॉस ए ही होता है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारा एलिमेंट उसका ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको मान लिया जाए कि कोई एक सेट है ए कॉमा 2। ठीक है, कोई एक सेट दिया गया है और एक कोई रिलेशन यहाँ पर बनाया गया, मान लीजिए इस प्रकार से कोई एक रिलेशन दे दिया है 1 1 1 2। ठीक है, फिर 2 1 2 2, ये है रिलेशन। कौन सा, ये रिलेशन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, रिलेशन इस प्रकार से है कि फ्रॉम ए टू ए है, मतलब ए से ही ए में एक संबंध दिखाया गया है। अब ए से ही ए में संबंध दिखाने का मतलब ए है एक और ए है, दोनों का एलिमेंट सेम, वही उसी एलिमेंट खुद से ही, तो क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ये कहलाता है खुद का ही खुद में संबंध, यानी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट बनेंगे, उसी चीज को कहता है कि अगर खुद से ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पर हर एक एलिमेंट, एक 2 से भी रिलेशन है, एक का 1 से भी रिलेशन है, तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट से संबंधित हो, तो हम उसको बोलेंगे, जैसे हर एक मानवता के नाते हर मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरे यूनिवर्स के लोग, वैसे ही तो वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ऐसे एक होता है, जैसे मान ले कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का बाप है, तो एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। और यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब कि पूरे सृष्टि में हर एक मनुष्य के नाते एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 प्रकार। अब यहीं पे एक चीज लिखा है कि एनसीईआरटी के मुताबिक स्पष्ट लिखा हुआ है कि बोथ, दोनों जो यहां पे आप लोग पढ़े, बोथ द इम्पटी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, आर सम टाइम, कभी कभी आर सम टाइम कॉल्ड
ट्राइवियल, TRIVIAL आ रहा है ना पूरा, ट्राइवियल, ठीक है। हिंदी में इसको लिख दिया है तुच्छ। ट्राइवियल रिलेशन यानी तुच्छ संबंध भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, कभी कभी इन दोनों को, इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब संयुक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को कहीं कहीं कभी कभी तुच्छ संबंध के नाम से भी दिखाया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे, समझेंगे ध्यान से, तुल्यता संबंध। उसमें 3 रिलेशन हैं, उन 3 रिलेशन को जो हम समझेंगे तब उस सेट को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, पहले तो तीनों को बारी बारी से देखना होगा। इसे हटा दें, चलिए अगला जो है उसमें 3 संबंध है, तीनों को आप देखिएगा, फिर आप बनाइएगा और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव जहाँ से शुरुआती है। अगला सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा, अगला जो टाइप है मैं उसी में लिख देता हूँ, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या उसको हम लोग कहेंगे क्या, ध्यान से क्या लिख दे, तुल्यता संबंध में ही लिख दे, चलिए ऐसे लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 मिनट, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देते हैं हम लोग भी, तीनों को साथ साथ। तीसरा इसमें है और उसको ऐसे लिख दिया है कि अ रिलेशन, ठीक है, आर, कोई भी एक संबंध आर जो है, इन अ सेट ए, किसी सेट ए पर या ए में, इज कॉल्ड, बड़ा ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, किसी भी संबंध को हम कहते हैं किसी सेट ए में क्या, रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, बड़ा ध्यान से देखिएगा एक एक करके, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, सिमेट्रिक कब कहेंगे, और हम लोग रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हम लोग हिंदी में इसको बोलेंगे स्वतुल्य, ठीक है। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, तो यहाँ पर लिख रहा है कि यदि, इफ, ध्यान से, इसको हम रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे यदि ए बिलोंग्स टू आर हो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी जो सेट दिया गया है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हो कि उसका खुद से ही संबंध हो, उसके जो भी, जैसे हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं उसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट अगर सेम हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ये भी ध्यान देना है, मतलब जितने सारे सेट ए में एलिमेंट है उन सब का ऐसा रिलेशन दिया होगा, अगर जैसे मान लिया जाए कि 1 2 3 कोई सेट है ए, और एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 1 1 2 2 3 3 जितने सारे एलिमेंट हैं, फॉर एवरी एलिमेंट, जितने सारे एलिमेंट हैं उन सब के लिए अगर यहाँ पर वो स्वतुल्य, मतलब ए मतलब 1 1 2 2 3 3 सबके साथ एक के रिलेशन बिठा करके और उसका मेंबर में शामिल हो, उसमें दिखाया गया हो, तब हम बोलेंगे कि दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ध्यान से, अगर 1 2 3 जितने सारे एलिमेंट दिए गए हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इसमें शामिल हो कि वो दोनों एलिमेंट सेम हो, जैसे ए है कोई एलिमेंट तो ए, बी है एलिमेंट तो बी, सी है तो सी, वो सारे उसके सदस्य हों, तब हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जानेंगे, अन्यथा उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से नहीं जानेंगे। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा।
ठीक है। मैंने कहा अब यहाँ पे मान के चलिए आपको एक बात पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा एक रिलेशन दिया गया है 1 1, ठीक है, 2 2, 1 2, 2 3, इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट दिए गए हों और पूछे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि जितने सारे एलिमेंट है उन सब के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट लिखा हुआ है भाई, मैं ध्यान से सुनो, प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 1, 2 2, 3 3 सब इसमें शामिल होना चाहिए। इसमें देखो 1 1 तो है, 2 2 तो है, बट 3 3 कहां है इसमें, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। जितने एलिमेंट है सबके लिए ऐसा ऑर्डर्ड पेयर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सेकंड वाला देखिए, सेकंड जो है इसी में वो कहता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक एक ही साथ शॉर्ट में सब दिखा दे रहा है कि कोई भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, सिमेट्रिक कब कहेंगे। सिमेट्रिक को हिंदी में सममित कहा जाता है। ठीक है, सममित आप पढ़े होंगे कभी कभी, दोनों आपके हाथ सिमेट्रिक होते हैं जो एक दूसरे पर पूरी तरह से बैठ जाए। ठीक है, जैसे अब कभी कभी इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो वो भी सिमेट्रिक होता है। जैसे इसको बीच से अगर हम ऐसे कर दें तो इस पर जस्ट करता ऐसे बैठ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक होता है। कोई भी दो चीज हाफ कट करने के बाद एक दूसरे पर पूरी तरह बैठ जाए। खैर, यहां समझेंगे हम लोग सिमेट्रिक कब होगा। तो कहता है कि इफ सपोज किया जाए कि A1 और A2, A1 A2 अगर ना समझ में आए तो आप A और B भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम A1 A2 लिख रहे हैं, मतलब दो उसके एलिमेंट लिए गए, ये सारे एलिमेंट सेट A के हैं। ध्यान से, कोई भी दो एलिमेंट लिया गया और वो R में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी में कहता है कि इंप्लाइज दैट, ध्यान से, इंप्लाइज दैट उसी में ये भी शामिल हो। क्या शामिल होना चाहिए कि अगर A1 A2 है और उसी के साथ साथ A2 A1 भी उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी इंप्लाइज दैट उसमें क्या होना चाहिए, A2 A1 भी बिलोंग्स होना चाहिए R में। ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, फॉर ऑल, यहां भी ऑल लिखा है यानी सबके लिए, for all A1 and A2। ठीक है, for all A1 and A2 belongs to A, यानी कि A सेट जो दिया गया है उसमें जितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब एलिमेंट्स के लिए अगर ऐसा रिलेशन हो कि मान के चलिए 1 2 उसमें शामिल है तो 2 1 भी उसमें शामिल होना चाहिए। जैसे A1 A2 है तो फिर A2 A1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। उसका उल्टा, उसको उल्टा करेंगे उस पर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बिठ जाएगा। जैसे इसको हम अगर उलट दें तो 1 2 आ जाएगा, जिस पर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बिठ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ध्यान से उस बात को समझिए, मतलब जितने सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो उन सब के लिए ऐसा रिलेशन हो कि A1 और A2 के बीच में जो रिलेशन है उसको उल्टा करने पर A2 और A1 के बीच में वही रिलेशन वाला एलिमेंट अगर प्रेजेंट हो तो हम सिमेट्रिक बोलेंगे, अन्यथा उसे सिमेट्रिक नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को यहां पे ध्यान से जरा देखिए। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कोई आपको एक सेट दिया गया है, मान लीजिए एक सेट है 1 2 और 3। हम इससे बहुत सारे रिलेशन बनाते हैं A से A में ही। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक का रिलेशन बनाते हैं बहुत सारा। सपोज कीजिए मान लीजिए कोई रिलेशन R1 है, कोई रिलेशन R2 है, कोई रिलेशन R3 है, बहुत सारा रिलेशन दिया गया है। पहला रिलेशन ध्यान से देखेंगे, बना दिया गया 1 2 2 1। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं जो कह रहा हूं, 1 2 2 1। एक बना दिया गया 1 2 2 1 1 3 3 1। कोई दिक्कत, कोई कष्ट परेशानी बताएंगे। एक और बनाया गया, उसमें बनाया गया मान लीजिए 2 3, फिर 3 2 2 2। ठीक है,
एक और बनाया गया, ये दिखा दिया गया 2 3 3 1 1 3, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो है ना पूछ रहा है कि कौन कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। यहां पर एवरी और यहां पर ऑल, इन दो वर्ड्स को बहुत आराम से माइनॉरिटी जो है ना उसको हम एक ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एवरी, ए का मतलब हुआ कि उस सेट में जितने एलिमेंट्स दिए हैं उन सब का। और फॉर ऑल का मतलब हुआ कि यहां पर जो A1 और A2 जो यहां पर प्रेजेंट हैं उनके लिए सिर्फ। तो इसीलिए मैं यहां एग्जांपल दिखाया हूं कि बात को स्पष्टता से समझ सके हम लोग। जैसे कोई एक सेट है A और उस सेट में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें सब एलिमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सारे एलिमेंट्स को देखने की जरूरत है। इसमें एलिमेंट्स क्या है ये देखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप रिलेशन पर देखो और रिलेशन में जो प्रेजेंट है सिर्फ उसके लिए, जो A1 और A2 जो उसमें प्रेजेंट हैं उसके लिए चेक करना है कि अगर A1 A2 दिया है तो A2 A1 भी उसमें होना चाहिए। जैसे देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। इसमें आते हैं 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है। ये भी जो इसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग सिमेट्रिक, मतलब उसको उल्टा करने पर एक दूसरे पर मैच कर रहा है तो वो सिमेट्रिक है। ये देखो 2 3 तो 3 2 और 2 2 जो है 2 2 को उल्टा करोगे तो 2 2 ही आएगा, तो यानी कि ये सिमेट्रिक है क्योंकि 2 3 है तो इसका 3 2 दे दिया। 2 2 का क्या होगा 2 2 ही होगा, तो 2 2 एक आपको पता है कि एक सेट में कोई भी सेम एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। 2 2 और 2 2 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, यानी कि ये सिमेट्रिसिटी को पालन कर रहा है। इसका ये हो गया अपोजिट और इसका ये अपोजिट यही होगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि आपने जब सेट पढ़ा होगा 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में तो आपको बताया गया था कि एक सेट के अंतर्गत कभी भी सेम एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उसको एक ही बार लिखा जाता है। इसलिए ये भले ही इसको 2 बार होना चाहिए तो ये एक बार ही लिखा गया, एक बार लिखा गया मतलब ये 2 बार है और 2 बार है तो 2 2 का 2 2 ही होगा, इसलिए सिमेट्रिक है। बट ये सिमेट्रिक है 2 3 कहां 3 2, इसमें 3 1 का 1 3 है, तो इसमें लिखा है फॉर ऑल, जितने इसमें प्रेजेंट हैं। इसमें क्या क्या मैं नहीं कह रहा हूं कि 1 2 है तो 2 1 हो, 2 1 3 बन जाए, नहीं, जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब का अपोजिट होना चाहिए। 2 3 है 3 2 नहीं है, 3 1 का 1 3 है बट इसका नहीं है, इस कारण से ये सिमेट्रिक नहीं है और ये तीनों सिमेट्रिक है। भैया एवरी का मतलब और ऑल का मतलब समझो। एवरी का मतलब इसमें इसके सेट में जितने हैं उन सब के लिए चेक करना है, लेकिन सिमेट्रिसिटी में कहता है कि चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रिलेशन पर जाओ, रिलेशन में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उस पर सिर्फ डिस्कस करो। बात स्पष्ट समझ में आई? ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को पीछे जाओ और फिर से रिफ्लेक्सिव और फिर से सिमेट्रिक देखो। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा जो है वो है ट्रांजिटिव। किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा? ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक, ठीक है, संक्रामक कब होगा ये समझिए बड़ा ध्यान से। इफ अगर उसमें A1 A2 बिलोंग्स टू R, उसमें कोई दो, मान ली कोई ऑर्डर पर बिलोंग कर रहा है, A1 A2 है एंड A2 A3 है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, A1 A2 है, आ रहा है ना पूरा, और A2 A3 है, मैं बोल रहा हूं उसको भी समझिए ध्यान से। अगर ये और ये उस रिलेशन के मेंबर हैं तो कहता है कि इंप्लाइज डेट का मतलब तो ये होना जरूरी है, ठीक है, इंप्लाइज डेट तो ये होना क्या, A1 A2 A2 A3 है तो A2 A2 तो मैच कर रहा है,
तो A1 और A3 भी उसमें एक रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है फॉर ऑल, उसमें भी ऑल कह रहा है, ऑल मतलब जो वहां पर सिर्फ देख रहे हैं उसके लिए, सेट में क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो रिलेशन बना है उसमें सब चेक करना है। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R, दस बिलोंग्स टू A। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए ध्यान से इस चीज को भी, मान लिया जाए कि कोई आपको दिया है सेट A और उस सेट में है आपका 1 2 3 और सेट A पर ही कोई रिलेशन बनाया गया R और उसमें R1 R2 बहुत सारे रिलेशन आपको मान लिया दिखाया गया है, सपोज किया जाए। तो अगर मान के चलते हैं कि कोई रिलेशन दिखाया गया और उस रिलेशन में कुछ इस प्रकार से दिखाया गया 1 2 2 1 2 2, ठीक है, 1 3, कुछ भी एक बना दिया गया और एक बना दिया गया सपोज कीजिए 1 2 2 1, ठीक है, फिर एक लिख दिया गया 3 1, इस प्रकार से। चलिए कौन सा रिलेशन इसमें जो दिया गया वो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव का मतलब जितने रिलेशन में, सेट से नहीं, रिलेशन में जो जो A1 A2 जो प्रेजेंट है या A3 जो भी प्रेजेंट है उस पर डिस्कस करना है कि अगर A1 और A2 दिया है, A2 और A3 भी दिया है, तो A2 और A2 दोनों में है, तो इस वजह से A1 और A3 के बीच भी एक रिलेशन का होना अनिवार्य है, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ऐसे यहां चेक करते हैं 1 2 है, 2 1 भी है, तो यहां पर 1 2 है और 2 2 है, 2 1 है, तो जो मैच कर रहा था उसको हटा करके जो मैच नहीं कर रहा था उनके बीच में भी एक रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पर 1 2 है, 2 1 है, तो मान लीजिए 2 1 2 2 मैच कर रहा है या 1 1 मैच कर रहा है, तो उसको हटा दे तो क्या बचेगा 2 2, तो 2 2 के बीच का भी एक रिलेशन दिया गया इसमें। यानी अगर मैं इस चीज को आपको परेशानी हो तो इसको एक दूसरा ले लेते हैं, इस यहां पे समझ लीजिए जरा कि 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 2 2 है, बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं। देखिए 1 2 में रिलेशन है, 2 3 में रिलेशन है, तो 2 दोनों जगह कॉमन है, तो 1 3 में भी रिलेशन होना चाहिए। मैंने क्या कहा, A1 A2 A2 A3 अगर है तो जो दोनों में कॉमन है वो आगे पीछे मत देखिए, हो सकता है A1 ही कॉमन मिल जाए, जो कॉमन मिल जाए उसको आप कट करके जो बचता है उनके बीच का रिलेशन उसमें होना अनिवार्य है। 1 2 2 3, 2 दोनों में कॉमन है, कट हो जाए अगर, तो 1 और 3 इसमें भी एक रिलेशन वाला एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव है R1 भी और R3 भी, बट इसमें देखिए तो 1 2 है, 2 1 है, ये तो मान लीजिए मैच कर रहा है, लेकिन 2 2 जो है ना या 1 1 के बीच में कोई एक रिलेशन दे देता तो हो जाता, बट दिया नहीं है। अच्छा अगर मैं इसको ले लूं तो देखिए 1 2 3 1 1 1 मैच कर रहा है, 2 3 भी तो नहीं है कोई रिलेशन, अगर 2 3 में भी रिलेशन दे देता तो हम ट्रांजिटिव कह देते हैं। कहने का मतलब एक्स वाई और वाई जेड अगर दिया है तो वाई वाई कैंसिल, एक्स जेड का भी एक रिलेशन प्रेजेंट होना अनिवार्य है, तभी वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। 2 दिया है तो उसमें से जो कॉमन है उसको हटाने के बाद जो बच रहा है उनके बीच में भी एक रिलेशन होगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। बहुत आराम से इसे समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को जब आप पढ़ेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे देगा, कोई एक रिलेशन दे देगा, बोलेगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो इसमें या दिया है तो इसमें से कौन सा रिलेशन यहाँ पर लग रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, सबको बारी बारी से आपको चेक करना होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं चौथा जो रिलेशन है। अब चौथा रिलेशन ये कहता है कि अगर ये तीनों होगा तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध कहेंगे। यही है आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। इसको हटा देते हैं और समझिए उस चीज को जो फाइनल है, और चौथा नंबर जो इंपॉर्टेंट भी है। ये तीसरा में 3 थे रिलेशन एक साथ, आप इसको दिखाएं, बड़ा याद रखिएगा, भूल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा फिर इससे संबंधित, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, चौथा नंबर जो है रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में 4 नंबर, इसको लिखा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस
रिलेशन, तुल्यता संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध। इसमें कहता है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is said to be an equivalence relation, ठीक है, if R is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी रिलेशन R किसी सेट पे A में इक्विवेलेंस तभी कहा जाएगा यदि वह संबंध जो है रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी कोई भी रिलेशन दिया होगा तो उसमें चेक करेंगे बारी बारी से कि क्या दिया गया जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों होगा तभी, इन तीनों में से कोई एक होगा या दो होगा तो नहीं, तीनों होगा तब उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक कट हुआ तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से नहीं जानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक रिलेशन के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज किया जाए कि कोई सेट ए दिया गया है और उस सेट में एलिमेंट आपको दिए गए हैं, सपोज कीजिए 1, 2 और 3, और इस सेट पर कोई एक रिलेशन दिया गया है, उसको भी अगर हम लिख दें कि लेट आर, ऐसे कर देते हैं जरा दिखा करके, और रिलेशन आर बी डिफाइंड एज डिफाइंड ऑन ए एज, मान लीजिए उस सेट पर कोई रिलेशन आर इस प्रकार से परिभाषित है, क्या कि आर बराबर एक सेट बना दिया गया है 1 2 1 1, फिर 2 1 2 2, फिर 3 3। इस प्रकार से ना आपको बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर को लेकर के एक रिलेशन बनाया गया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि बताइए ये रिलेशन इस सेट पर इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो आपको बारी बारी से चेक करना होगा। पहले चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में मैंने कहा कि उस सेट में जितने सारे एलिमेंट हैं उन सबका सेम मतलब एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है। जैसे 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए। पहली बात, इसमें जितने सारे हैं उन सबका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए सबके साथ, ठीक है। तो ये तो एक तो पहला हो गया, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक में एलिमेंट यहां नहीं देखना है, इसी में देखना है कि जितने सारे इसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब के लिए क्या A1 A2 और A2 A1 वाला रिलेशन इसमें है या नहीं है। मतलब x y है तो y z भी होना, y x भी होना चाहिए। जैसे 1 2 है, चेक कीजिए बारी बारी से, 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 1 का तो 1 1 ही होगा, 2 1 का तो 1 2 है, ये है 2 2 का तो 2 2 ही होगा, 3 3 का तो 3 3 ही होगा। यानी कि यहां जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसमें सिमेट्रिक वाला जो रिलेशन है वो भी फॉलो हो रहा है। तीसरा देखिए, क्या ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए भी हमें यही चेक करना है। सेट वाला सिर्फ रिफ्लेक्सिव में देखना है, वो भी तो आसान है, जितने एलिमेंट है उसका सेम अपने के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव के। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या कहा कि अगर इसमें आप चेक कीजिए, अगर एक्स वाई हो और वाई जेड हो तो एक्स जेड का होना जरूरी है। जैसे देखिए 1 2 है और 1 1 है तो 1 1 मैच कर रहा है ना, तो इसमें 2 1 का भी एक रिलेशन होना चाहिए और है भी। आगे जाते हैं और सबका चेक कर लीजिए।
अगर मैं इस पे चेक करूं 1 2 और 1 1 1 1 मैच किया तो 1 2 1 था, है ये है। अगर इसको और इसको लें 1 1 मैच कर रहा है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 भी है। अगर मैं इसको और इसको लूं तो 2 2 मैच कर रहा है, 1 2 होना चाहिए तो 1 2 भी है। अगर हम 2 2 की बात करें अब क्या 2 2 का तो किससे होगा, अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या कर दें 2 3 दोनों ही मैच कर रहा है, इसमें तो है ही नहीं, तो देखना क्या है अब। यानी जितने सारे थे वो सब में ट्रांजिटिव वाला भी फॉलो हो रहा है। कोई भी आप 2 लेके देख लो, चेक कर लो। मैंने क्या कहा एक्स वाई वाई जेड है तो एक्स जेड का भी होना अनिवार्य है। तो 1 1 था तो 2 1 का भी होना जरूरी है भी। 1 1 मैच करे तो 1 2 का भी होना जरूरी है, तो वो भी है ही। 1 1 2 2 और 3 3 सेम वाला का तो कुछ पूछना ही नहीं है, वो तो ऐसे ही इक्विवेलेंट ट्रांजिटिव होते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रांजिटिव भी है। और जब तीनों है तब हम कहेंगे कि ये संबंध जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आपको इससे भी ऑब्जेक्टिव देगा, दिया गया एक सेट होगा, उस पर एक रिलेशन बना के दे देगा और कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा यहाँ संबंध लागू हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है। या तो इन तीनों में से कोई एक होगा, या हो सकता है कि तीनों होगा। अगर तीनों होगा तो फिर इक्विवेलेंस, नहीं तो कोई एक होगा तो उसको टिक करेंगे, जो होगा जैसे होगा आप लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, एक मैं आपसे क्वेश्चन एक दिखाता हूँ, जैसे आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। ठीक है, उसको जरा देख लीजिए। जैसे उसमें दिया है कि 3 ये आया हुआ प्रश्न भी है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लाइन है, कह रहे ना कि कोई एल है, वो जितने सारे लाइन हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है और उसके बीच में एक रिलेशन बनाया गया है। और रिलेशन ये है कि एक कोई लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वहां पर बता रहा है कि पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशन को दिखा रहा है कि L1 L2 उसमें जो संबंध बनाया गया ऑर्डर पेयर लेकर के वो इस प्रकार से है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, यहाँ जो ऑर्डर पेयर बनाया गया उसमें यही है कि पहला एलिमेंट जो है, पहला लाइन जो है सेकेंड लाइन पर लंब है। तो मान के चलिए कि क्या ये हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या क्या क्या हो सकता है ये पूछ रहा है बाय द वे, मान के चलिए। तो देखिए हम अगर मान लेते हैं कि कोई लाइन है, एक ये लाइन है L1 और वो जो लाइन है वो पूरे मतलब L जो है ना वो पूरे प्लेन में जितने लाइन हो सकते हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये L1 है और ये मान लीजिए L2 है। ठीक है, और L1 L2 पर लंब है। यहाँ पे प्रश्नानुसार कोई भी लाइन सेकेंड लाइन पर लंब है तो वो इस रिलेशन में शामिल होगा। तो ये मान लीजिए L1 L2 पर लंब है और L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है, ये भी इसके साथ में बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। देख लो, कोई भी चीज अगर इसके साथ ये 90 बना रहा है तो ये भी तो इसके साथ 90 बना रहा है। और आपको रिफ्लेक्सिव में क्या कहा गया है, रिफ्लेक्सिव में, अच्छा रिफ्लेक्सिव में कहा गया है कि जो एलिमेंट होते हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए मतलब L1 का L1 से रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशन क्या है, लंब का। क्या कोई भी चीज खुद पर लंब हो सकता है? L1 L1 का मतलब ये नहीं हुआ कि L1 L1 पर लंब हो, जो रिलेशन दिया है उसके अनुसार। क्या कभी कोई लाइन खुद पर लंब कैसे होगा? कोई भी लाइन खुद पर आश्रित हो सकता है, उस पर लंब नहीं हो सकता है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर L1 L2 मतलब कोई लाइन इस पर लंब है तो ये लाइन भी इस पर लंब होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। कोई लाइन खुद पर लंब नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि हाँ L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब होगा, यानी ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक नहीं होता ना कि अगर x y है तो y x भी होना चाहिए, मतलब x और y ऐसा समझिए, और y x का मतलब x का जो y से रिलेशन है y का भी x से वही रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां रिलेशन है परपेंडिकुलरिटी का, तो x y पर लंब है तो y भी x पर लंब होना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है तो वो सिमेट्रिक होगा। तो यहां अगर ये लाइन इसके साथ 90 बना रहा है तो ये लाइन भी इसके साथ 90 बना रहा है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि कोई भी लाइन L1 खुद पर लंब कैसे बनाएगा, L2 खुद पर लंब कैसे बनाएगा, खुद पर ही लंब कैसे हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं हो पाएगा। तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव कैसे होगा अब बताइए। तो मान लीजिए कोई एक लाइन ले लेते हैं। अब यहां पे मान लीजिए इस लाइन का नाम L3 है, तो L1 L2 पर लंब है, L1 L2 है मतलब L1 L2 पर लंब है, L1 L3 भी है,
L1 L3, L1 L3 का मतलब क्या हुआ कि L1 L3 पर भी लंब है, देख लीजिए। तो अगर L1 L1 मैच कर रहा है तो उसको कट कर देंगे, बचा क्या L2 L3। क्या L2 L3 पर लंब है? ये लाइन इसके साथ 90 बना रहा है? नहीं, ये लाइन इसके साथ 0 या 180 बनाएगा, 90 नहीं बनाएगा। कैसे? ये लाइन इस पर कहां लंब है? ये तो उसके पैरेलल है, और पैरेलल कंडीशन में हमेशा या तो 0 होगा या 180 का एंगल बनेगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बड़ा समझना पड़ता है इस चीज को, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज लंब वाला केस में खुद पर लंब नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और अगर दो लाइन एक दूसरे पर लंब है और कोई लाइन तीसरे लाइन पर भी लंब है, तो जरूरी है कि वो दोनों लाइन आपस में लंब नहीं होगा, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हाँ, सिमेट्रिक होगा। L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है, L1 L3 पर लंब है तो L3 भी L1 पर लंब है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगा। तो वहां ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा और ये सब रिलेशन दिए रहेंगे, वहां पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। तो आपको बताना होगा कौन सही है। तो यहां सिर्फ सिमेट्रिक होगा, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दे देगा, तो आपको वहां पर सोच समझ करके जवाब देना होगा, ठीक है। सारे फॉलो करने होंगे रूल को, तब आप बना पाओगे। थोड़ा कट